नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें आज जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, और इसके ऊपर मोर देन 150 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो सारा का सारा एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग MCQs के रूप में कवर कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। इसके पहले कई सारे टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य पीरियड, ये सभी हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। तो इस वीडियो में आपको 150 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे आपको दिल्ली सल्तनत के ऊपर, और लगभग सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में। तो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारे ही प्रश्न आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस में है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या तो फिर बाबर। तो ये चारों ऑप्शंस है आपके पहले प्रश्न के। तो ये जो वीडियो है दिल्ली सल्तनत का, इसमें मैंने टोटल प्रश्न लिए हैं 151। तो चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और इतने ज़्यादा प्रश्न मुझे कवर करने हैं, तो इसीलिए वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज रहेगा। तो आप लोग क्या करें कि जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो पहले का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी को माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक। दूसरा, निम्न में से कौन से मध्य एशिया के शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तरी भारत पर जीत हासिल की? जलालुद्दीन मंगबरानी, महमूद गजनवी, शियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या चंगेज खान? तो ये था शियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का ये पूरा नाम है शियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो दूसरा का हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के द्वारा जारी किए गए सिक्के में देवी लक्ष्मी जी का चित्र था? तो ये था मोहम्मद गौरी के द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे उसमें देवी लक्ष्मी जी का चित्र था। चौथा प्रश्न, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो पहला जो तुर्क आक्रमण था वो किया गया था महमूद ऑफ गजनवी के द्वारा, मतलब मोहम्मद गजनवी के द्वारा। पांचवा प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 15, 16, 17 या 21? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। छठा प्रश्न, 1025 में काठियावाड़ जो कि गुजरात में स्थित है, सबसे प्रसिद्ध एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। तो इस पर किसने हमला किया और उसे लूटा था? तो खैर ये तो एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, और वो इंसान था महमूद ऑफ गजनी। इसी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर और उसे लूटा था। सातवां प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो प्रथम जो आक्रमण था महमूद गजनवी का वो किया गया था हिंदू शाही राजवंश, जिसे ब्राह्मण शाही राजवंश भी कहा जाता है, इसी के विरुद्ध पहला आक्रमण था इसका। आठवां प्रश्न देखते हैं, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो ये जो हिंदू शाही राजवंश है वो कहाँ का था? पंजाब बेस्ड था। तो इसको किसने स्थापित किया था? तो ये किया गया था जयपाल के द्वारा। तो आठवां का सी करेक्ट हो जाएगा। नौवां, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? उद्भांडपुरा, कलिंजर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी ऐसे तो सबसे पहली राजधानी थी काबुल, लेकिन चूंकि काबुल यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरी जो राजधानी थी वो थी उद्भांडपुरा। तो नौवां का हो जाएगा ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न देखते हैं, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया, मतलब इसने खुदकुशी कर लिया, इतनी बार हारा? तो वो राजा था जयपाल। तो 10वां का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पहला तो हम लोग देख लिए हिंदू शाही राजवंश के विरुद्ध हुआ था, अंतिम किसके विरुद्ध हुआ था? तो जो अंतिम था वो हुआ था जाटों के विरुद्ध, जिसमें जाटों की हार हुई थी। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन अपने आप को बुत केशिन मतलब मूर्ति भंजक कहता था, मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला अपने आप को कहता था? तो वो कौन था?
तो वो था महमूद गजनवी। ये अपने आप को कहता था बुद्ध के शिष्य। तो 12वां का ए करेक्ट हो जाएगा। 13वां, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मतलब जब ये हिस्टोरियन था उस समय किसका शासन चल रहा था उस टाइम पे? तो उस टाइम जो शासन चल रहा था वो था महमूद गजनवी। इसी के शासनकाल में अल बेरूनी एक हिस्टोरियन था। 14वां, अल बेरूनी का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। ये था अल बेरूनी का पूरा नाम। तो 14वां का ए हो जाएगा ऑप्शन। 15वां, अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद, तो इस किताब में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इस किताब में मैथमेटिक्स के ऊपर भी किया गया है, हिस्ट्री के ऊपर भी किया गया है, ज्योग्राफी के ऊपर भी, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान होता है इसके ऊपर भी किया गया और दर्शन के ऊपर भी किया गया। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सही। ये सारे ही विषयों पे इस किताब में जो अल बेरूनी का है किताबुल हिंद उसमें चर्चा किया गया है। 16वां प्रश्न, तराइन का युद्ध जो कि हुआ था 1191 ईस्वी में, तो एक तो था मोहम्मद गौरी और पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी के साथ मतलब किसके बीच युद्ध लड़ा गया? ये जो तराइन का युद्ध था तो एक तरफ तो मोहम्मद गौरी था, दूसरे तरफ कौन था? तो दूसरे तरफ था पृथ्वीराज चौहान थे दूसरी तरफ। तो 16वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17वां, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो ठीक अगले ही साल मतलब 1192 ईस्वी में ही हुई थी तराइन की दूसरी लड़ाई और दोनों लड़ने वाले सेम ही थे। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेना वंश को उखाड़ फेंक कर बिहार और बंगाल पर कब्जा किया था? तो वो पहला था बख्तियार खलजी। ये पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेना वंश को उखाड़ कर फेंका था। 19वां प्रश्न, वह मुस्लिम सेनापति कौन था जिसने 13वीं शताब्दी में बंगाल पर विजय हासिल किया? तो प्रश्न सेम ही है लेकिन अलग तरीके से अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको भी इसमें शामिल किया है। तो वो था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये इसका पूरा नाम है बख्तियार खिलजी का। 20वां प्रश्न, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने कब बंगाल पर आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण किया था बंगाल पर 1206 एडी में। देखिए ये सारे प्रश्न जो है पीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं तो इम्पोर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। 21वां प्रश्न, अब आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। अभी तक क्या है, एक बेस तैयार किया जा रहा था जो कि दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट होने के पहले का स्टार्टिंग पीरियड था। अब आ जाते हैं हम लोग मेन दिल्ली सल्तनत पे। तो दिल्ली सल्तनत का जो समय काल था वो क्या था? तो इसका जो समय काल था वो था 1206 से लेकर 1526 एडी तक और 1526 से फिर स्टार्ट हो गया था मुगल काल। 22वां प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? 3, 4, 5 या 6? तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे। पांचों कौन कौन वंश थे आगे हम लोग देखते हैं। 23वें प्रश्न में, दिल्ली सल्तनत के वंशों को कालानुक्रमिक क्रम में सजाइए। मतलब आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सजाना है कि पहले कौन आए थे फिर कौन से वंश आए थे। तो पहला तो था स्लेव वंश मतलब गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही एक क्रम में सजा हुआ है, तो पहला ही हो जाएगा। 23वां का एक करेक्ट हो जाएगा। 24वां, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश जिसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो उसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का था। और इसमें जो पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका था 1206 से लेकर 1210, मतलब सिर्फ 4 या 5 साल आप कह सकते हैं। 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। 25वां प्रश्न, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो जो पहला मुस्लिम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको आप पहले वाले प्रश्न से कंफ्यूज मत कीजिएगा जिसमें मैंने पूछा था कि भारत में जो फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल किसे माना जाता है, फाउंडर। तो फाउंडर जो था वो अलग था, लेकिन ये जो पहला मुस्लिम शासक है ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसलिए क्योंकि ये भारत का शासक है और वो सिर्फ एक प्रांत का था, इसीलिए उसको फाउंडर कहा गया। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न। उसके पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं 26वां प्रश्न। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला इस नाम से जाना गया? तो ये जो पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, यही जाना गया था लाख बख्श के नाम से, मतलब लाखों का दान करने वाला। 27वां प्रश्न, कुवत अल इस्लाम मस्जिद की दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का अजमेर में किसने निर्माण करवाया था?
तो ये निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो 27वां का ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है। 28वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? मतलब जब कुतुबुद्दीन राजा था तो उस समय राजधानी क्या थी? तो उस समय राजधानी थी लाहौर। 28वां का ए करेक्ट हो जाएगा। 29वां, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई टू की संज्ञा दी? मतलब हातिम ताई टू वो उसको कहा गया, तो वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको मिनहाज ने हातिम ताई टू की संज्ञा दी थी। 30वां प्रश्न, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तो तारीख़ मुबारक शाही के लेखक थे याह्या बिन अहमद सरहिंदी। तो 30वां का बी हो जाएगा करेक्ट, यही थे तारीख़ मुबारक शाही के लेखक। 31वां प्रश्न, ताज उल मासीर के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे हसन उन निज़ामी। 31वां का ए करेक्ट हो जाएगा। ये सारे पुस्तक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन में शामिल किया है। प्रश्न नंबर 32, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पोलो, एक जो गेम होता है उसको खेलते हुए, जिसको चौगन भी कहा जाता है, उसको खेलते हुए ये अपने घोड़े से गिर गए थे और कुछ इस तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 32 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या प्रथम वास्तविक राजा कौन था? तो हम लोग तो देखें हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक और वही पहला राजा भी था गुलाम वंश का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रथम वास्तविक राजा कौन था, तो वो हो जाएगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद राजा बना था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो 33वां का हो जाएगा बी। 34, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? मतलब इसमें से कोई एक ही है जो गुलाम वंश है, बाकी नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो इल्तुतमिश तो है ही, अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो 34वां का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। मुबारक खान ये खिलजी वंश से था, अलाउद्दीन खिलजी नाम से ही पता चल रहा है खिलजी वंश था, और शाहजहां ये तो खैर मुगलिया सल्तनत का राजा था। तो ये तो बिल्कुल ही ये तीनों गलत हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखते हैं, किस दिल्ली के सुल्तान ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी क्या थी? लाहौर, हम लोग पहले देख चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो वो बनाया था इल्तुतमिश ने। तो 35 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 36वां देखते हैं, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों के द्वारा भारत पर आक्रमण के खतरे के दौरान दिल्ली के सल्तनत कौन थे? तो उस समय जो दिल्ली के सल्तनत थे वो थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो 36वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 37, किस दिल्ली सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के वज्र या क्रोध से बचाया था? तो वो था इल्तुतमिश, क्योंकि उस समय चंगेज खान ढूंढ रहा था शाह ऑफ ख्वारिज्म को, मतलब ख्वारिज्म के जो शाह थे उसको ढूंढ रहा था, और इसने पनाह मांगा था इल्तुतमिश से कि मुझे अपने दरबार में रख लो, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया क्योंकि चंगेज खान इसे ढूंढ रहा था। इसीलिए कुछ इस तरीके से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान से बचाया था। 38वां, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने किसे अपने यहाँ शरण न देकर दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान से बचाया था? तो मैंने भी बताया वो शाह ऑफ ख्वारिज्म का बेटा था और वो था जलालुद्दीन मंगबरानी, उसका नाम था। तो 38वां का ये करेक्ट हो जाएगा। 39वां, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो चंगेज खान का समकालीन था इल्तुतमिश। तो 39वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 40वां प्रश्न, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था तिमुजीन, जो इसका बचपन का भी नाम था, यही इसका वास्तविक नाम था। 41वां, किस दिल्ली सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुब मीनार का, लेकिन उसको जो पूरा किया था वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो 41वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42वां, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला भी इल्तुतमिश ही था। अब इक्ता प्रणाली होता क्या है? तो इक्ता प्रणाली बेसिकली एक होता है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब होता है भू वितरण प्रणाली की, मतलब जमीन का वितरण कैसा हो, ये उसकी प्रणाली है, या तो आप कह सकते हैं प्रशासनिक प्रणाली, तो उसी को कहते हैं इक्ता प्रणाली। इसकी शुरुआत किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। 43वां प्रश्न,
किसने चहलगानी मतलब चालीसा या 40 गुलामों का समूह ये किसने बनाया था चहलगानी? तो ये बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो 43वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 44वां देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी का सिक्का जिसको टांका कहा गया और तांबा का सिक्का जिसको जीतल कहा गया ये प्रारंभ किया था इन दो तरह के सिक्कों को? तो ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो 44वां का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में जीतल ये जो पद है मतलब टर्म है ये क्या दर्शाता था? तो अभी पिछले ही प्रश्न हम लोगों ने देखा जीतल क्या दर्शाता था? तांबे के सिक्के को। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्वाइन है तो 45वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 46वां, तबाकते नासिरी इसके लेखक कौन है? तो 46वां का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिनहाज उस सिराज, यही है तबाकते नासिरी के लेखक। 47वां, पहली और इकलौती मुस्लिम औरत जिसने भारत पर शासन किया? तो ऑब्वियसली इकलौती सिर्फ एक ही थी, वो थी रजिया सुल्ताना। तो 47वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 48वां, रजिया सुल्तान ये किसकी बेटी थी? तो ये बेटी थी इल्तुतमिश की। तो 48वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रजिया सुल्तान। 49वां, कौन सा दिल्ली सुल्तान दरवेशी राजा के नाम से जाना जाता था? तो दरवेशी राजा के नाम से जो जाना जाता था वो था नसीरुद्दीन महमूद। तो दरवेशी का मतलब क्या होता है? दरवेशी का मतलब होता है पायस, मतलब बहुत ही एक होता है ना कि जिसको आप कह सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन रहने वाला, एक उसी को कहते हैं पायस, या तो फिर आप कह सकते हैं इसको नोबल मतलब कुलीन। तो इस तरीके से इसीलिए इसको कहा जाता था दरवेशी राजा। 50वां, किस दिल्ली सुल्तान ने चालीसा या चहलगानी या 40 गुलामों के समूह की शक्ति को खत्म किया? तो स्टार्ट तो किया था इल्तुतमिश, यहाँ पूछा जा रहा है खत्म किसने किया? तो खत्म करने वाला जो था वो था घियासुद्दीन बलबन। प्रश्न नंबर 51, किस दिल्ली सुल्तान ने जिले इलाही जिसका मतलब होता है परमात्मा की छाया इस उपाधि को धारण किया? तो इस उपाधि को धारण करने वाला था घियासुद्दीन बलबन, जिले इलाही। 52, किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा, सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, और पैबोस, पैबोस का मतलब होता है पांव को चूमना, मतलब इन दो तरीकों को अभिवादन के रूप में लागू किया? तो ऐसा दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो यह था घियासुद्दीन बलबन। मतलब इसका कहना था अगर आप अभिवादन करना चाहते हैं राजा का तो आप कुछ इस तरीके से करें, सिजदा करें और पैबोस करें। 53, बलबन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यह बताना है कौन सा सही नहीं है। इसने नियाबते खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये बिल्कुल सही है, तो ये तो होगा नहीं। इसने इक्तादारी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये बिल्कुल गलत है, ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। आगे फिर भी देख लेते हैं। इसने तुर्कने चहलगानी की शक्ति को समाप्त किया, ये बिल्कुल सही है, बलबन नहीं किया था, अभी हम लोग देख चुके हैं पिछले कुछ प्रश्न पहले। फिर इसने बंगाल के विद्रोह को दबाया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 53 का बी हो जाएगा। 54 देखते हैं। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। ये जो उक्ति है ये किससे संबंधित है, मतलब किस राजा के बारे में ये लाइन कहा गया है? तो ये कहा गया है बलबन, मतलब घियासुद्दीन बलबन के बारे में। 55 देखते हैं प्रश्न नंबर। गुलाम वंश का आखिरी सुल्तान कौन था? बहरम शाह, नसीरुद्दीन महमूद, घियासुद्दीन बलबन या कैकूबाद? तो गुलाम वंश का जो आखिरी राजा था वो था कैकूबाद, कैकूबाद। इसके बाद इसका 3 साल का बेटा भी बना था जिसका नाम था कयूमार। तो खैर वो अगर ऑप्शन में रहे तो आपको कयूमार मार देना है, अदरवाइज ज़्यादातर आपको कैकूबाद ही दिखेगा ऑप्शन में, तो आप कैकूबाद ही मार दीजिएगा, मतलब टिक कर दीजिएगा। 56, उसके पहले आप लोग प्लीज़ चैनल पे ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं। आइए देखते हैं 56वां प्रश्न। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? हम लोग गुलाम वंश को खत्म करके अब खिलजी वंश में आ चुके हैं, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था जलालुद्दीन खिलजी। अब ध्यान रखिए खिलजी वंश का जो समय काल था वो था 1290 से लेकर 1320, और उसमें जो जलालुद्दीन खिलजी का था यह था 1290 से लेकर 1296, मतलब सिर्फ 6 सालों तक ये राजा रहा था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, जलालुद्दीन खिलजी। तो यह था संस्थापक। उसके बाद देखते हैं वह सुल्तान
जिसने खुद को सिकंदर सानी मतलब सिकंदर द्वितीय बताया वो कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। 57 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था तो उस समय देवगिरी के शासक कौन थे आपको ये बताना है। तो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। देखिए 47th बीपीएससी 2005 में प्रश्न आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह से ढेर सारा धन जीतकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया? तो इसने ढेर सारा जो धन जीता था वो था देवगिरी पे आक्रमण करके। तो 59 का सी हो जाएगा। 60वां प्रश्न देखते हैं, इक्ता प्रणाली को किसने समाप्त किया? बाबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसको जो समाप्त किया गया था वो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इक्ता प्रणाली मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब भू वितरण प्रणाली, जिसको शुरुआत किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा और खत्म किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 61वां प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी, मतलब इसके पास जो एक मतलब परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी था, तो ऐसा सुल्तान दिल्ली सल्तनत का कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो 61 का हो जाएगा डी। 62 देखते हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका जमकर विरोध किया? तो वो कौन सा सुल्तान था? वो था अलाउद्दीन खिलजी, जो एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। 63 देखते हैं, निम्न में से कौन तारीख ए अलाई का लेखक है जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पहले कुछ साल के बारे में विस्तृत जानकारी है? तो वो लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 63 का हो जाएगा सी। 64वां देखते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसकी कोर्ट से संबंधित थे? तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, ये संबंधित थे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट से। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 65, अमीर खुसरो किस सुल्तान के यहाँ एक प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? सेम ही प्रश्न है, अलग तरीके से अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो यह है दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। तो 65 का हो जाएगा डी। 66, दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध कवि का नाम बताएं जिन्हें तूतीय हिंदुस्तान की उपाधि से विभूषित किया गया? तो वो थे अमीर खुसरो। 66 का हो जाएगा डी। इन्हीं को यह उपाधि दिया गया था तूतीय हिंदुस्तान, मतलब कि वॉइस ऑफ इंडिया। 67, भारत का तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो हुआ था पटियाली में। 67 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली अगर आज का समय देखें तो मॉडर्न डे हो जाएगा यूपी का। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के कार्यकाल की गवाही बने? तो ये थे अमीर खुसरो ही थे, मतलब ये इतना समय तक रहे थे कि उतने देर में 7 सुल्तानों का ये कार्यकाल देख चुके थे। तो 68 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 68 देखते हैं, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुए थे वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। तो 69 का हो जाएगा बी। टोटल 6 बार इसमें मंगोलों का आक्रमण हुआ था। 70 देखते हैं, तुगलकनामा के रचनाकार हैं, तो कौन है तुगलकनामा के रचनाकार? तो ये हैं अमीर खुसरो। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 70 का हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 71, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो ये क्या थे? मंगोल थे, अफगान्स थे, टर्क्स थे या जाट ट्राइब थे? तो ये टर्क्स थे। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ये टर्किश लोग थे। 72, किस दिल्ली सुल्तान को बाजार नियंत्रण तंत्र लाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है? मतलब मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, तो ये मतलब जिम्मेदार माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को ये लाने के लिए, मतलब मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म लाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जिम्मेदार माना जाता है। 73, राशन प्रणाली की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान ने किया था? तो राशन प्रणाली की शुरुआत किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो 73 का हो जाएगा बी। 74, पहला दिल्ली सुल्तान जिसने दक्षिणी भारत को जीतने का प्रयास किया था, तो वो पहला था अलाउद्दीन खिलजी जिसने साउथ इंडिया को जीतने का प्रयास किया था। 75, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में अमील कौन लोग थे? मतलब किनको कहा जाता था अमील? तो ये कहा जाता था वैसे गवर्नमेंट एजेंट जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब जो
भूमि का जो रेवेन्यू मिलता है ज़मीन का, तो वैसे सरकारी एजेंट्स जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उन्हीं को कहा जाता था अमील। 76, दिल्ली सल्तनत में परगना नाम की एक प्रशासनिक इकाई की अध्यक्षता एक अधिकारी करते थे जो कहलाते थे, तो वो क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे अमील। वही अमील जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्वेश्चन में बात किए थे, तो वो क्या करते थे? परगना नाम की एक प्रशासनिक इकाई की अध्यक्षता करते थे अमील लोग। 77, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को काजी मुगिसुद्दीन द्वारा शरीयत के नियम के अनुसार काम करने को सलाह दी गई थी पर सुल्तान ने मना कर दिया? सुल्तान ने मना कर दिया कि शरीयत के हिसाब से हम लोग काम नहीं करेंगे, तो वो काजी मुगिसुद्दीन थे जो कि सलाह दिए थे उस दिल्ली सुल्तान को जिसने मना कर दिया। तो वो दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने शरीयत के हिसाब से चलने से मना कर दिया था। 78, धर्म को राजनीति से अलग रखने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ऑब्वियसली पिछले क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ सकते थे, तो वो कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। 79, राजत्व कोई रिश्तेदारी नहीं जानता घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बेस्ड पे जितने सारे क्वेश्चन है वो सारों को मैंने एक साथ ही रखा है ताकि आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाए, और अगर आप कभी खोजना चाहें किसी क्वेश्चन को तो आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारे क्वेश्चंस एक जगह ही मिल जाए। प्रश्न नंबर 80, किस दिल्ली सुल्तान ने अलाई किला और हजार खंभा महल, जिसे हजार सुतून भी कहा जाता है, बनवाया था? तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 81 देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने अलाई दरवाजा बनवाया जो कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है? तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, वो बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पे एक और जानकारी थी कि ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी ले लिया। 82, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अभी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, ये मुख्य द्वार है कुतुब मीनार का, तो 82 का हो जाएगा बी। 83, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सेना किसके द्वारा बनाई गई थी जिसका भुगतान सीधा सल्तनत करती थी? तो सबसे बड़ी सेना बनाई गई थी वो थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसका भुगतान सीधा दिल्ली सल्तनत करती थी। मलिक कफूर ये किसका सेनापति था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। इस पर एक मूवी भी आई थी, आप लोगों को ध्यान होगा, वो अगर आप मूवी देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि मलिक कफूर किसका सेनापति था, वो था अलाउद्दीन खिलजी का। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 85, मलिक कफूर को हजार दिनारी कहा गया, तो ऐसा क्यों कहा गया मलिक कफूर को हजार दिनारी? तो इसके पीछे जो वजह था वो यही था कि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। 86, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो मलिक कफूर को देने वाला जो था वो था प्रताप रुद्रदेव। बाद में मलिक कफूर ने इसे अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। 87, दीवाने मुस्तखराज मतलब बकाया विभाग, तो इसका गठन किसने किया था? तो बकाया विभाग का गठन भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। बकाया विभाग जिसको कहा जाता था दीवाने मुस्तखराज। 88, प्रश्न नंबर 88, जब वह सुल्तान बना तब वह नियमों से और शरीयत के आदेशों से स्वतंत्र था। बरानी ने किस सुल्तान के बारे में यह कहा? तो यह कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि मौलाना लोग इसको शरीयत के हिसाब से चलने बोलते थे, लेकिन फिर भी ये मना कर देता था, नहीं चलता था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो 88 का हो जाएगा सी। 89 देखते हैं, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कई बार इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुलीन मतलब नोबल नहीं था, आपको ये बताना है। तो दिए गए में से आइनुल मुल्क मुल्तानी ये भी था, जफ़र खान भी था, नुसरत खान भी था, लेकिन मुनीम खान जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुलीन नहीं था। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 90 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 91 देखते हैं, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत मतलब वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत जो कि वाणिज्य मंत्रालय कहा जाता है उसकी स्थापना की थी। 92, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो ये प्रथा चलाई गई थी अलाउद्दीन
खिलजी के द्वारा कि भू अनुदान न देकर सीधा नकद ही वेतन दिया जाए। 93 किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग मतलब होता है घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया मतलब सैनिक के पहचान चिन्ह का इसका प्रचलन किया? तो ये प्रचलन किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 94 अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, ये बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसने जो अनाज का दाम था उसको एक फिक्स्ड प्राइस कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान हु पेड हिज सोल्जर्स इन कैश, मतलब अपने सैनिकों को इसने ऐसा पहला सुल्तान था जिसने नगद देना शुरू किया पैसा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रूल द शेयर ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द पेजेंट वाज रेज्ड टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो लैंड रेवेन्यू दिया जाता था किसानों के द्वारा उसको बढ़ा दिया गया था और बढ़ाकर लगभग इतना कर दिया गया था कि जितना वो लोग पैदा करते थे उसका आधा इनको रेवेन्यू देना पड़ता था। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो 94 का हो जाएगा डी। 95 देखते हैं किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित करने वाला था मुबारक शाह खलजी। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मुबारक शाह खलजी जो मतलब राजा बना बाद में, उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह कह लीजिए या तो फिर मुबारक खान भी इसी का नाम था जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ये बेटा था। 96 खिलजी वंश का आखिरी सुल्तान कौन था? तो खिलजी वंश का जो आखिरी सुल्तान था वो था खुसरो खान। तो 96 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 97 सल्तनत काल में भू राजस्व के मामले में उच्चतम ग्रामीण प्राधिकरण कौन होता था? मतलब हाईएस्ट जो लेवल ऑफ अथॉरिटी होता था वो कौन था? तो वो होता था चौधरी, उसे चौधरी कहा जाता था। तो 97 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो हम लोग स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ लिए हैं। अब तीसरा है तुगलक वंश। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था घियासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का जो समय काल था वो था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, और इसमें जो घियासुद्दीन तुगलक का था ये था 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। 99 अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो हम लोग पिछले प्रश्न में देख चुके हैं प्रथम सुल्तान बना घियासुद्दीन तुगलक, जिसका दूसरा नाम था गाजी मलिक। तो यही बना था प्रथम सुल्तान। 99 का हो जाएगा सी। 100वां सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो जौना खान नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, जो बना था घियासुद्दीन तुगलक के बाद अगला राजा बना था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी का पहले नाम था जौना खां। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। 101 मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कर दिया था। तो दिल्ली से कहाँ कर दिया था? तो दिल्ली से कर दिया था इसने दौलताबाद। 101 का ए हो जाएगा। 102 मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी या दौलताबाद कर दिया, यह बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों का लगातार आक्रमण हो रहा था, यह भी बिल्कुल सही है, और इसी के आक्रमण से बचने के लिए ही इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि अजरसन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजरसन का। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 103 मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी कर दिया क्योंकि वह चाहते थे, सेम प्रश्न है अलग एग्जाम में अलग तरीके से पूछा गया था, वो चाहते थे एस्केप मतलब बचना चाहते थे किससे? मंगोलों के आक्रमण से। तो 103 का हो जाएगा डी। 104 हिमालय के कुमाऊं पहाड़ियों में चीन से घुसपैठ को रोकने के लिए किस दिल्ली सुल्तान ने 1330 में कराचील अभियान चलाया था? तो यह चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, कराचील अभियान चलाया था। 104 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कराचील अभियान क्या है अभी हम लोग बात करेंगे। 105वां किस सुल्तान का सार्वभौमिक विजय की दृष्टि थी और इसके लिए उसने 1329 में खुरासान अभियान चलाया था? खुरासान अभियान था कि मतलब कि ईरान इराक ये सब को जीत कर लाना, तो इसीलिए इसने खुरासान अभियान चलाया था। तो किसने चलाया था? इसका सार्वभौमिक विजय की दृष्टि थी मतलब दुनिया जीतने की, तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। 105वां का हो गया ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 106वां
दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, मतलब अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, तो ये बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो 106 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। 107, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किया था मोहम्मद शाह तुगलक के समय में इसने भारत का आक्रमण किया था, जो कि तुगलक वंश का आखिरी रूलर था। 108वां, यात्री इब्न बतूता ये कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था इब्न बतूता। तो 108 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 109, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था, तो ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। 110वां, निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता को दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया था, तो मुख्य काजी से नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 111, किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज्यादा संख्या में गुलाम मौजूद थे, मतलब स्लेव्स सबसे ज्यादा किसके दरबार में थे, तो 111वां जो है इसका करेक्ट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, इसके दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम मौजूद थे। किस दिल्ली के सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो ये उपाय भी किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 113वां, किस दिल्ली सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, तो बेरोजगारों को रोजगार देने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। 113वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 114, जौनपुर शहर किसकी याद में स्थापित किया गया था, तो जौनपुर जो शहर है वो स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 115, जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया गया था, ये तो ठीक है, लेकिन ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और किसकी याद में, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। 116, वह मध्यकालीन शासक जिसने सबसे पहले कृषि मंत्रालय, जिसको दीवाने को ही कहा गया, उसको स्थापित किया, तो वो मध्यकालीन शासक कौन था जिसने सबसे पहले कृषि मंत्रालय स्थापित किया था, तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। 117वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक इसकी जो एक स्कीम थी टोकन करेंसी की, ये बिल्कुल फेल हो गई, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का टोकन करेंसी जारी करने का योजना जो था वो पूर्णतः विफल रहा, ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक का करेंसी जारी करने पर कोई नियंत्रण नहीं था, बिल्कुल ये भी सही है, और नियंत्रण नहीं था यही तो वजह था इसका ये योजना फेल होने का, तो इसीलिए अजर्सन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो अजर्सन का सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 118वां, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़कर 2 साल तक एक कैंप में रहा जिसका नाम स्वर्गद्वारी था, यह बिल्कुल सही है। ठीक उसी समय दिल्ली में आई एक महामारी के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अजर्सन और रीज़न दोनों ही सही है, और जो रीज़न है वो अजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यही वजह था उसका दूर जाकर रहने का। 119वां, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह किसकी उक्ति है, मतलब किसके द्वारा ये कहा गया, तो ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। 120वां, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ में कुशल था, मतलब किस चीज़ में ये बहुत ही अच्छा था, तो ये अच्छा था फिलॉसफी में, मतलब दर्शन में ये बहुत ही अच्छा था। 121वां, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी थाटा में, जो कि सिंध प्रोविंस है पंजाब में, वहाँ है ये जगह आज के पाकिस्तान में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी थाटा में। 122वां, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वें माले का निर्माण कराया, तो 5वें माले का जो निर्माण कराने वाला था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका जो शुरुआत हुआ था कुतुब मीनार बनाने का, तो ये किसने किया था, ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत किया गया था। लेकिन फिर आगे हम लोग बात किए थे कि इसको ख़त्म किसने किया था, तो ख़त्म किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा ख़त्म का मतलब है कि 2 से लेकर 3 मंजिला और ऐड किया गया था। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग बात किए थे अल्लाई दरवाज़ा, अल्लाई दरवाज़ा जो इसका एंट्रेंस है, मतलब मेन गेट है, तो वो किसके द्वारा बनवाया गया था, वो बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन अभी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि इसके ऊपर एक 5वां माला तैयार किया, मतलब 5th स्टोरी। तो 5th स्टोरी तैयार करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 123,
किस सुल्तान के शासनकाल में जजिया एक अलग से भुगतान करने वाला कर बना? तो ये बना था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। 124वां, किस सुल्तान ने मुस्लिम औरतों को पीरों की कब्र पर जाकर दुआ करने से रोक लगाया? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, जिसने मुस्लिम औरतों को रोक लगाया कि आप पीरों की कब्र पर जाकर दुआ नहीं कर सकते हैं। 125, इलियट के द्वारा किस दिल्ली सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया? तो दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया फिरोज शाह तुगलक को, और यह कहा गया इलियट के द्वारा। 126, वह दिल्ली के सुल्तान जिन्होंने अपना वृतांत खुद ही लिखा, तो वो कौन थे? वो थे फिरोज शाह तुगलक। 126 का हो जाएगा डी। 127, किस दिल्ली सुल्तान ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई सारे नहरों का मरम्मत करवाया था? तो ये भी करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, नहरों का निर्माण। 128वां, किस दिल्ली सुल्तान ने दार उल शिफा नाम का एक अस्पताल दिल्ली में बनवाया था? तो ये बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 129, किस दिल्ली सुल्तान ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए दीवाने खैरात नाम का एक नया विभाग बनाया था? तो ये विभाग भी बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा। 130वां, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग जिसका नाम था दीवाने खैरात, मतलब दान विभाग स्थापित किया, तो ये कौन था? तो ये भी था फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 131, किस सुल्तान ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि जब भी वे कहीं आक्रमण करें तो वहां से आकर्षक और अच्छे तरीके से पैदा हुए लड़कों को सुल्तान के पास गुलाम के रूप में भेज दें? तो ऐसा बोला था फिरोज शाह तुगलक ने। तो 131 का हो जाएगा बी। 132वां देखते हैं। यहाँ पे दो कॉलम है, एक तरफ है कर के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ टैक्सेस, और दूसरी तरफ है किसके ऊपर लगते थे। तो एक था खराज टैक्स, ये लगता था लैंड के ऊपर, मतलब लैंड पे जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसका 1/10 आपको टैक्स के रूप में देना होगा। ज़कात टैक्स, ये लगता था प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इसमें क्या है 2% आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो टैक्स पे जाएगी। तीसरा जजिया टैक्स, ये लगता था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, मतलब जो मुस्लिम नहीं है उनको टैक्स देना होगा, जजिया टैक्स। चौथा था खाम्स टैक्स, ये होता था बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वॉर, मतलब कि लड़ाई के बाद जो माल इकट्ठा किया जाता था सारा सामान, उस पर टैक्स लगता था। तो ये चारों एक दूसरे के सामने है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन सी हो जाएगा 132 का। 133, तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान कौन था? तो आखिरी जो सुल्तान था वो था मोहम्मद शाह तुगलक। हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 134, अब हम लोग आ जाते हैं सैयद वंश में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था खिज्र खान। अब इसके बारे में जान लीजिए खिज्र खान। तो सैयद वंश का जो कार्यकाल था वो था 1414 से लेकर 1450 तक, लेकिन जो खिज्र खान का कार्यकाल था वो था 1414 से लेकर 1421, ये था खिज्र खान का कार्यकाल। 135वां, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण किया था 1398 AD में। 135 का सी हो जाएगा करेक्ट। 136, तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश ने भारत के ऊपर राज किया था? तो जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं सैयद वंश, यही इसी ने राज किया था तैमूर के आक्रमण के बाद। तो 136 का हो जाएगा बी। 137, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याह्या बिन अहमद सरहिंदी, ये किसके समय में ये मतलब किसके समय काल में ये रहे थे? तो उस समय था सैयद वंश का शासन था, उसी समय ये रहे थे। तो 137 का हो जाएगा सी। 138, सैयद काल के समकालीन इतिहास है, तो किसका है? तो वह तारीख़ मुबारक शाही का। तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 139, किस दिल्ली सुल्तान ने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था? तो वो था खिज्र खान सईद, जो कि सैयद वंश का संस्थापक था। इसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। 140, सैयद वंश का आखिरी सुल्तान कौन था? तो आखिरी जो सुल्तान था वो था आलम शाह। तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं 141वें प्रश्न के बारे में।
लोधी वंश, सैयद वंश खत्म हो गया, अब आ जाते हैं लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। और लोधी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका था 1451 से लेकर 1526, जब मुगल काल स्टार्ट हो गया था। और इसमें बहलोल लोधी का कब से कब था? तो इसका था 1451 से 1488 तक था बहलोल लोधी का। 142वां, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा कर दिया? तो दिल्ली से आगरा कर दिया था सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी। पहले राजधानी थी दिल्ली, इसने फिर आगरा कर दिया था। तो 142 का हो जाएगा बी। 143, किस सुल्तान ने एक शहर को स्थापित किया जहां आज आगरा शहर बसा हुआ है? तो यह किया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा, वही शहर जो कि आज आगरा है। 144, निम्न में से किसके कविताओं के संग्रह का नाम गुलरुखी है? तो ये है सिकंदर लोधी की कविताओं का संग्रह है जिसका नाम गुलरुखी है। 145, किस सुल्तान ने, जो कि कट्टर मुस्लिम था, नागरकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर की पवित्र मूर्तियों को तोड़ने का और मथुरा के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था? तो ये था सिकंदर लोधी, जो कि कट्टर मुस्लिम था। 146वां, लोधी वंश का आखिरी सुल्तान कौन था? तो आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोधी। 146 का सी हो जाएगा करेक्ट। 147, भारत में पोलो खेल का प्रचलन मतलब स्टार्ट कौन किया था? तो ये किया गया था तुर्की के लोगों द्वारा, मतलब टर्किश लोगों द्वारा। तो ये हो जाएगा, इसको कहा जाता है चौगन भी इसको कहा जाता है, पोलो खेल को। और इसी से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आज मैंने इसको कवर किया है कि चौगन मतलब पोलो खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी और वो गुलाम वंश का पहला शासक था। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए वो कौन था। 148वां प्रश्न नंबर 148। तो यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए गए हैं, एक तरफ पर्सन्स, एक तरफ इवेंट्स। तो आपको करेक्ट मैच करना है। तो सुल्तान महमूद, इसने सैक ऑफ सोमनाथ, ये बिल्कुल किया था। सुल्तान महमूद या महमूद गजनवी इसी का नाम था। तो इसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, उसे लूटा था। तो ये तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद गौरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, तो ये तो चंगेज़ खान का इन्वेजन, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सामने ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे सामने तो रिवोल्ट इन बंगाल है जो कि गलत है, और इसका ये हो जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, मतलब सिर्फ एक है जो करेक्ट मैच कर रहा है, वो है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वन ओनली, बाकी सारे ही मैचिंग्स गलत है। 149वां, मददे माश अनुदान दिया जाता था, किनको दिया जाता था? मैन ऑफ लर्निंग, सीखने वाले पुरुषों को, बिल्कुल सही है। रिलीजियस डिवोटीज मतलब धार्मिक भक्तों को, ये भी सही है। पर्सन्स ऑफ नोबेल लाइनेज मतलब कुलीन वंशावली के लोगों को, ये भी सही है। निराश्रित लोगों को जो अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। मददे माश इन सारे ही लोगों को दिया जाता था, एक अनुदान था वो। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? मतलब जो कोर्ट लैंग्वेज थी, कोर्टियर लैंग्वेज, वो क्या थी? तो वो थी पर्शियन। तो 150वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 151, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, मतलब दोनों का मिला जुला उदाहरण है? तो वो कौन सा है? तो वो है हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टॉम। तो ये वो 151 क्वेश्चन थे। आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा है तो एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। इसी के बाद ही फिर मुगल काल स्टार्ट हो गया था, मुगल काल इसी के बाद ही स्टार्ट हो गया था, और जिसका पहला जो मतलब राजा था वो था बाबर। तो यही वो 152 क्वेश्चन थे। आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे मैं पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।